दूसरी जो विधि है, जो कि भौतिक विधि है, चुंबकीय पृथक्करण। मैग्नेटिक सेपरेशन। इस विधि का सिद्धांत क्या है? यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब अयस्क या अशुद्धि में से किसी एक की प्रकृति चुंबकीय होती है। चुंबकीय से मतलब अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। यानी अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक चुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। उसे अगर अपन चुंबक के पास ले जाएंगे तो चुंबक के द्वारा वो क्या होगा? आकर्षित हो जाएगा। वो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाएगा। और जो दूसरा पदार्थ है जो कि कैसा है? अचुंबकीय, नॉन मैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय, वो आकर्षित नहीं होगा, तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो सिद्धांत क्या है इसका? यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब अयस्क या अशुद्धि में से किसी एक की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय होती है। जैसे जो टिन का अयस्क है SnO2, टिन स्टोन, उसमें से एक अशुद्धि को हटाते हैं अपन, वॉल्फ्रेमाइट की अशुद्धि होती है। तो ये तो SnO2 तो क्या है? टिन का अयस्क है। और ये कैसा है अयस्क? नॉन मैग्नेटिक यानी अचुंबकीय। और इसमें एक अशुद्धि होती है FeWO4 और FeMnO4, MOO4, सॉरी, मॉलिब्डेनम। ये W और MO, Fe और Fe ये दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे। ये अशुद्धि होती है, इसको कहते हैं वॉल्फ्रेमाइट। ये वॉल्फ्रेमाइट की अशुद्धि होती है। ये पदार्थ तो कैसा होता है? चुंबकीय। और ये कैसा होता है? अचुंबकीय। इन दोनों को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण काम में लाते हैं। ऐसे ही आयरन और क्रोमियम का एक अयस्क होता है FeO.Cr2O3, क्रोमाइट अयस्क। क्रोमियम का अयस्क है तो क्रोमाइट। ये तो चुंबकीय होगा। चुंबकीय से मतलब अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। और इसमें सिलिका SiO2 यानी सिलिका की अशुद्धि होती है जो कि अचुंबकीय होती है। तो इन दोनों को अलग करने में भी काम आता है चुंबकीय पृथक्करण।
तीसरी विधि, तीसरा उदाहरण, MnO2 पाइरोलुसाइड, मैग्नीज का अयस्क है पाइरोलुसाइड। अच्छा, इसका नाम अयस्क लिख दिया मैंने। हाँ, अयस्क है ये अशुद्धि है। इसको नाम लिखना चाहो तो लिख दो। इसका नाम क्या होता है? टिन स्टोन या कैसीटेराइट। है ना, यहाँ पर ये अयस्क है, ये अशुद्धि है। ये अयस्क है, इसमें भी अशुद्धि होती है किसकी? SiO2 की, सिलिका की। ये तो अचुम्बकीय हो गया और ये चुम्बकीय होगा। ठीक है। इसी तरह आयरन के अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, उनके लिए भी अपन चुम्बकीय पृथक्करण विधि प्रयोग में ला सकते हैं। घनत्व या गुरुत्वीय पृथक्करण तो एक कॉमन विधि है। विधि क्या है देखो यहां, प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, दो व्हील यानी पहिए लेते हैं और इन पर एक बेल्ट यानी एक पट्टा घूमता रहता है। इसमें एक पहिए को अपन विद्युत द्वारा चुंबकीय गुण प्रदान कर देते हैं और इसको विद्युत द्वारा चुंबकीय गुण प्रदान करके विद्युत चुंबक बना लेते हैं। ये मान के चलो इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। अब यहां से अपन क्या करते हैं, इसमें अयस्क और अशुद्धि के कण डाल देते हैं। अयस्क और अशुद्धि के जो कण हैं या बारीक पिसा हुआ जो पाउडर है उनको डाल देते हैं। जब ये बेल्ट आगे की तरफ चल रहा है, घूम रहा है, तो ये आगे जाएंगे यहां से। जैसे ये इस चुम्बक के पास पहुंचेंगे, इस चुम्बक के पास जैसे ही ये पहुंचेंगे, चुम्बक क्या करेगा, जो चुम्बकीय पदार्थ है उसको आकर्षित करेगा। तो वो आकर्षित होकर थोड़ा इसके साथ पट्टे के साथ चिपक के जाएगा और यहाँ पर इसके नीचे इकट्ठा हो जाएगा। और जो पदार्थ अचुम्बकीय है वो दूर जाके यहाँ गिरेगा। तो दो भागों में ये बट जाएगा। यहां से चिपक के जाएगा, वो यहां गिरेगा। ये कौन सा पदार्थ होगा? चुम्बकीय पदार्थ। और ये कौन सा होगा? अचुम्बकीय, नॉन मैग्नेटिक। वास्तव में ये अनुचुम्बकीय और ये प्रतिचुम्बकीय है, पर इसको चुम्बकीय और अचुम्बकीय भी कह देते हैं। तो ये विधि है। एक दो पहिए होते हैं जिनमें एक बेल्ट घूमता रहता है। एक पहिए को विद्युत द्वारा चुम्बकीय गुण प्रदान कर दिया जाता है। जब इसके पास अयस्क और अशुद्धि के कण पहुंचते हैं तो यहाँ से दो भागों में ये बट जाते हैं। दोनों ढेरों को अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे। जो तीसरी विधि है इसकी, उसका नाम है झाग उत्प्लावन विधि। झाग उत्प्लावन विधि फ्रोथ फ्लोटेशन, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या मेथड। सिद्धांत क्या है इस विधि का? यह विधि जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह विधि
सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क जो है, सल्फाइड अयस्क जो है वो पानी से गीले नहीं होते, और अशुद्धियां जो होती हैं वो पानी को अवशोषित करके गीली हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं। तो पानी के प्रति, गीला होने के प्रति दोनों का व्यवहार यहाँ अलग अलग है। इस सिद्धांत पर यह विधि आधारित है। तो इसका सिद्धांत क्या है? उदाहरण भी इसी में आ जाएगा। यह विधि सभी सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में आती है ना। अब सल्फाइड अयस्क तो आप पहचान लोगे। के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि सल्फाइड अयस्क और, क्योंकि सल्फाइड अयस्क कैसा लिख दो, तेल पर अधिशोषित होते हैं, हो जाते हैं, और अशुद्धियां पानी द्वारा गीली हो जाती हैं। यानी दोनों की जो गीला होने की प्रवृत्ति है वो अलग अलग है। सल्फाइड अयस्क गीले नहीं होते, तेल के द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं। वैसे भी अगर तेल उसके ऊपर आ जाएगा तो फिर उसको पानी गीला नहीं कर पाएगा। तो ये सिद्धांत है, इसमें उदाहरण आ गए सारे सल्फाइड के लिए काम में लाई जाएगी। विधि क्या है? एक बड़े बर्तन में तेल और पानी का मिश्रण भर लेते हैं। इसमें तेल ज़्यादा होता है। तेल भी कौन सा होता है? जो सस्ता मिलता है, पाइन ऑयल। पाइन एक पौधा होता है, उसका तेल होता है, या यूकेलिप्टस ऑयल या पाम ऑयल, ये सस्ते होते हैं। तो पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल और पानी, पानी कम मात्रा में होता है, भर लेते हैं इसके अंदर। इसमें वायु प्रवाहित करने के लिए पाइप्स लगे होते हैं, और इन पाइप में क्या बने होते हैं? छोटे छोटे छिद्र, होल्स बने होते हैं। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस टैंक में क्या करते हैं? एक पदार्थ और मिलाते हैं, सोडियम इथाइल
जैंथेट। और इसी में अपन क्या डाल देते हैं, अयस्क और अशुद्धियों को भी डाल देते हैं। तो एक बड़े बर्तन में अयस्क और अशुद्धियों को डालकर इसमें सोडियम इथाइल जैंथेट, तेल और पानी, ये सभी चीजें डाल देते हैं। यहां से वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है, झाग बनते हैं, बबल्स बनते हैं। जैसे ये बबल्स बन गए, ये दूसरा बबल बन गया। इन झाग के ऊपर अयस्क के कण आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। और ये झाग कहाँ उठते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। और यहां सतह पर इन झाग के साथ अयस्क के कण आ जाते हैं। अशुद्धियां पानी को अवशोषित करके गीली हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं, और यहां पर इस बर्तन के नीचे तली में बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार इस विधि द्वारा अशुद्धियां और अयस्क के हल्के कण दोनों पृथक हो जाते हैं, दोनों का सांद्रण हो जाता है। तो एक बड़े बर्तन में पानी और तेल लेकर के सोडियम इथाइल जैंथेट और अयस्क डाल देते हैं। एक पाइप के द्वारा वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे बबल्स बनते हैं। उन बबल्स के ऊपर अयस्क के हल्के कण चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं और सतह पर आ जाते हैं। अशुद्धियां पानी को अवशोषित करके गीली हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं और नीचे तली में बैठ जाती हैं। अब इसमें जैसे मैंने ये दो पदार्थ मिलाए हैं, एक तेल और एक ये सोडियम इथाइल जैंथेट, इनका क्या कार्य है, इनका क्या फंक्शन है। तो पहला फ्रोथर्स, फ्रोथर्स का मतलब है झाग बनाने वाले। तो जो ये तेल मिलाते हैं, पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल, जो कि सस्ते हैं, इनके ये क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं, झाग बनते हैं। तो पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल बबल्स बनाने का काम करते हैं, झाग बनाने का काम करते हैं, तो इन्हें कहते हैं फ्रोथर्स, यानी झाग बनाने वाले। तो कौन से होते हैं, पाइन या यूकेलिप्टस तेल, झाग बनाने का काम करते हैं या झाग बनाते हैं। दूसरा स्टेबिलाइजर, स्थायी कारक। झाग या जो बबल्स बनते हैं, अपन जानते हैं कि इनका पृष्ठ तनाव बहुत ज़्यादा होने से ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और अगर अपन इनमें कोई एक ऐसा पदार्थ मिला दें जो इनके पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को कम कर दे, तो ये थोड़ी देर के लिए स्थायी हो जाएंगे, उतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, थोड़ा देर जिंदा रहेंगे। और जिंदा रहेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर जाके भले टूट जाएं, क्योंकि अपन ऊपर चले जाएंगे तो अयस्क को ले जाएंगे, फिर वहाँ अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने को तो अयस्क को ऊपर ले जाना है। तो इसमें क्या करते हैं, क्रिसॉल या एनिलीन, क्रिसॉल या एनिलीन ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, ये मिला देते हैं। तो ये इनके पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं
और पृष्ठ तनाव को कम करके इनको स्थायी, थोड़ी देर के लिए इनको स्थायी बना देते हैं, जिंदा कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जिंदा नहीं, स्थायी बना देते हैं, थोड़ी देर तक जिंदा रखते हैं ऊपर पहुंचने तक। तो ये क्रैसोल और या कह दो एनिलीन, क्रिसॉल और एनिलीन पृष्ठ तनाव को कम करके झाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तीसरा पदार्थ जो है वो है कलेक्टर, संग्राहक। जो झाग बनते हैं, जो बबल्स बनते हैं, उनकी सतह पर अयस्क के कणों को इकट्ठा करने का काम करता है सोडियम इथाइल जैंथेट। तो चूंकि वह अयस्क के कणों को वहाँ इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, इसलिए उसको कहते हैं संग्राहक या अंग्रेजी में कलेक्टर। सोडियम इथाइल जैंथेट इथाइल जैंथेट अयस्क के कणों को झाग के ऊपर इकट्ठा करने का काम करता है। तो इसे कहते हैं संग्राहक। इसका फार्मूला देख लो क्या है, इसको बना ही लेते हैं। ये लेते हैं सोडियम एथॉक्साइड और इसके रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड पर। यहाँ से ये एथॉक्साइड आयन यहाँ अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज Na+ इस पे जाके जुड़ जाता है, ये बनता है C2H5O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S माइनस Na+। ये होता है सोडियम इथाइल जैंथेट का फॉर्मूला। ये सोडियम इथाइल जैंथेट है। तो ये झाग के ऊपर इनके अयस्क के कणों को इकट्ठा करने में, अधिशोषित करने में मदद करता है, तो इसे कहते हैं संग्राहक। इस विधि में दो पदार्थ और मिलाए जाते हैं, वो हमेशा नहीं मिलाते। जैसे किसी अयस्क में किसी दूसरे सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए दो पदार्थ और अलग से मिलाए जाते हैं।
सभी झाग उत्प्लावन विधि में या सभी सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में नहीं मिलाई जाती। एक पदार्थ कौन सा है, इसको कहते हैं अवनमक। अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेजेंट। ये डिप्रेजेंट कहलाता है अंग्रेजी में, अवनमक। अवनमक से मतलब है कि ये किसी एक सल्फाइड अयस्क के झाग के साथ जाने को रोकेगा। अवनमक मतलब डिप्रेजेंट यानी इसको डिप्रेस करेगा। तो यह अवनमक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो किसी सल्फाइड को किसी सल्फाइड से अभिक्रिया करके उसे झाग के साथ जाने से रोकता है, उसे अपन अवनमक कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जो जिंक का सल्फाइड होता है इसमें PbS भी मिला रहे, अगर वो रहता भी है, PbS की अशुद्धि रहती है, तो इन दोनों को पृथक करने के लिए पहले इसमें अवनमक विधि वही रहेगी, टैंक वाली, टैंक रहेगी झाग प्लावन विधि, उसी में डालेंगे। पहले अवनमक क्या है, या तो NaCN डाल दो, साइनाइड डालते हैं कोई, या KCN डाल दो, अवनमक मिला देते हैं। अब ये क्या करता है, जैसे मैंने ये दोनों सल्फाइड है, PbS है और ZnS है। अब मैंने इसमें अवनमक डाल दिया NaCN। अब यहाँ जो जिंक है इसकी साइनाइड के साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, तो ये जिंक क्या करता है, साइनाइड के साथ यहाँ एक संकुल बना लेता है Na2Zn और Cn का होल 4, और PbS नहीं बना पाता क्योंकि ये Pb जो है P खंड का तत्व है, इसकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम है, तो ये तो झाग के साथ ऊपर चला जाता है। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। और ये कहाँ रह जाता है, नीचे बिलियन में। तो ये जैसे जिंक का जो सल्फाइड है, ये इसके ऊपर इसकी एक लेयर बन जाती है, किसकी, इस संकुल की। इसकी लेयर बन जाती है जिससे ये बिलियन में रह जाता है। अब अगर तो PbS ऊपर चला गया, इसको अलग कर लेंगे। अब जिंक सल्फाइड को भी अपन को झाग प्लावन से अगर अलग करना है, अशुद्धियों से अलग करना है, तो फिर इसमें एक पदार्थ और मिलाते हैं, वो होता है
एक्टिवेटर, सक्रियता कारक, एक्टिवेटर मिला देते हैं। एक्टिवेटर क्या होता है? कॉपर का सल्फेट होता है। तो ये क्या काम करता है? NaCN ने तो क्या किया, इसको झाग के साथ जाने से रोका, क्योंकि साइनाइड बना लिया सरफेस पर और ये विलयन में रह गया सल्फाइड के ऊपर, साइनाइड की परत बन गई। अब ये जो एक्टिवेटर है वो क्या करेगा? इस परत को हटा देगा यहाँ से। क्यों? कॉपर की संकुल बनाने की प्रवृत्ति जिंक से ज़्यादा है। तो जब आप इसमें कॉपर का सल्फेट डालोगे तो इस साइनाइड के साथ ये बना लेगा संकुल। जब ये संकुल बना लेगा तो जिंक अलग हो जाएगा, यानी जिंक सल्फाइड अलग हो जाएगा और कॉपर का साइनाइड के साथ संकुल बन जाएगा। तो ये विलयन में रह जाएगा और ये अब झाग के साथ ऊपर चला जाएगा। तो फिर एक्टिवेटर बाद में मिलाते हैं, पहले अवनमक मिलाते हैं। तो दो सल्फाइडों को अगर अलग करना है या एक सल्फाइड में से दूसरे सल्फाइड की अशुद्धि दूर करना है तो झाग प्लावन विधि में पहले डिप्रेजेंट अवनमक मिलाते हैं, फिर एक्टिवेटर मिलाते हैं। अवनमक तो इसे जाने से रोकेगा, एक्टिवेटर इसको जाने में मदद करेगा। धातु सांद्रण की भौतिक विधियां अपन ने पढ़ी, ठीक है। जैसे लास्ट में पढ़ा झाग उत्प्लावन यानी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दूसरी जो विधि है वो है रासायनिक पृथक्करण। रासायनिक पृथक्करण में क्या करते हैं? किसी रासायनिक अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं अशुद्ध अयस्क पर। तो उस अशुद्ध अयस्क में से जो धातु के कण हैं या जो धातु है वो उस रासायनिक अभिकर्मक से क्रिया करके और एक घुलनशील यौगिक बना करके और विलयन में चली जाती है। अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं जिन्हें अपन छान करके अलग कर देते हैं। जब इस विधि में किसी विलायक का उपयोग करते हैं और धातु घुलनशील संकुल यौगिक बनाती है तब इसे अपन एक नाम और देते हैं, प्रक्षालन या लीचिंग। सभी रासायनिक पृथक्करण विधियां नहीं होती क्या प्रक्षालन या लीचिंग, केवल वही होती हैं जिनमें विलायक का उपयोग करते हैं और धातु घुलनशील संकुल बनाती है। तो इस विधि में क्या करते हैं? रासायनिक पृथक्करण में किसी रासायनिक अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं। जैसे इसमें एक विधि अपन पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, है ना। ये विधि पहले तो मैं बता दूं किस किस के लिए काम में लाते हैं। तो बॉक्साइट के लिए, एल्यूमिनियम का अयस्क जो बॉक्साइट होता है उसके लिए। दूसरी ये विधि लाते हैं काम में सिल्वर और गोल्ड के लिए। ये तीनों का रासायनिक पृथक्करण कराते हैं अपन। तो इसमें जैसे बॉक्साइड का जो पृथक्करण कराने की विधि है, बॉक्साइड के जो सांद्रण की विधि है, उसमें कई विधियां हैं जिसमें से एक विधि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, बेयर्स प्रोसेस, बेयर की विधि। ठीक है, मैंने कहा ना जब अपन ये रासायनिक पृथक्करण में कोई विलायक उपयोग में लाते हैं जल, और जो धातु है वो घुलनशील संकुल बनाती है तो इसे प्रक्षालन कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रक्षालन अपन इसको कह सकते हैं। लीचिंग कहते हैं, अंग्रेजी शब्द प्रक्षालन का लीचिंग है। तो इस विधि में क्या करते हैं, बॉक्साइड जो होता है Al2O3.2H2O, अशुद्धियां तो उसमें बहुत सारी होती हैं, SiO2 की भी होती है, Fe2O3 की भी होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में TiO2 भी होता है।
तो इसमें जब SiO2 की अशुद्धि कम होती है और Fe2O3 की ज़्यादा होती है तो इस प्रयोग में लाते हैं। मैं पूरी विधि आपको आगे धातु कर्म एल्यूमिनियम का पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। तो इस विधि में क्या करते हैं, ये जो बॉक्साइट है इसमें अशुद्धियाँ भी हैं, इस पर NaOH की अभिक्रिया कराते हैं। इसको लीचेंट कहते हैं, प्रक्षालक। इसमें से जितना भी एल्यूमिनियम होता है वो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है और विलयन में चला जाता है। अशुद्धियां जो रहती हैं वो अघुलनशील रहती हैं और इनको अपन छान करके अलग कर देते हैं। तो दोनों अलग हो गए, धातु विलयन में चली गई संकुल बना करके, यहाँ से धातु को अपन निष्कर्षित करेंगे, अशुद्धियों को छान कर अलग कर देंगे। अपना मुख्य उद्देश्य अभी यहाँ पर क्या है, अशुद्धियों को हटाना। तो इस रासायनिक पृथक्करण में क्या करते हैं, किसी अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं, धातु उसके साथ क्रिया कर लेती है, अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं, उन्हें छान करके अपन हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो बॉक्साइड के लिए और सिल्वर गोल्ड के लिए ये अपन विधि प्रयोग में लाएंगे। कौन सी, प्रक्षालन। अब ये जो सांद्रण के बाद अपने को जो सांद्रित अयस्क मिलेगा, इससे धातु को कैसे अलग करेंगे, धातु को कैसे निष्कर्षित करेंगे, इसके लिए भी कई विधियां हैं। और ये विधियां भी किस पर आधारित हैं, उस धातु की प्रकृति पर। तो तीसरा जो पद है, इसका मेन जो पद स्टेप है वो है सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण करने के लिए जो विधियां हैं उन्हें तीन भागों में बांटते हैं, तीन प्रकार की विधियां प्रयोग में लाते हैं। एक तो है विद्युत अपचयन विधि, इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड, विद्युतीय अपचयन विधि या विद्युत अपचयन विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी कहते हैं, विद्युतीय विधि भी कह देते हैं खाली। दूसरी है हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, जलीय धातु कर्म। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, विद्युतीय धातु कर्म। इसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें जल का प्रयोग करेंगे तो इसलिए जलीय धातु कर्म, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। और जो तीसरी विधि काम में लाते हैं उसे कहते हैं पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस, पायरोमेटलर्जिकल, ऊष्मीय धातु कर्म। पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस।
तो 3 प्रकार की जो है धातु के निष्कर्षण के लिए विधि काम में लाते हैं। तो जैसे मैं आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपने पढ़ी हो तो, या रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी, लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, बैरियम, एल्यूमिनियम। पूरी में मेटल नहीं लिख रहा, जिनकी जरूरत है मैं उन्हीं उन्हीं को लिख रहा हूं। ये मैंने जो इंपॉर्टेंट मेटल है वो लिख ली, यहाँ टिन और लिख लो। ये जो धातु है नीचे जाने पर अपचायक गुण घटता है, ऊपर वाली धातुएं बहुत प्रबल अपचायक हैं। इनको अपचयित कराना किसी दूसरे अपचायक द्वारा आसान नहीं है, तो इसलिए इनके लिए यहाँ तक इन धातुओं के लिए विद्युतीय धातु कर्म यानी इलेक्ट्रोमेटालर्जिकल प्रोसेस काम में लाते हैं। इनका विद्युतीय अपचयन कराते हैं। ये नीचे जो धातुएं आपको दिख रही हैं सिल्वर और गोल्ड, इनका जलीय धातु कर्म कराते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। कारण है कि सिल्वर और गोल्ड के ऑक्साइड बनाना आसान नहीं है, इनके ऑक्साइड अस्थायी होते हैं, इसलिए इनके लिए ऊष्मीय या तापीय धातु कर्म विधि काम में नहीं लाते। और यहां से और ये जो धातुएं हैं इनके लिए ऊष्मीय या तापीय धातु कर्म विधि काम में लाते हैं। ऊष्मीय या तापीय धातु कर्म विधि काम में लाते हैं। वैसे कॉपर के लिए दोनों विधि काम में लाते हैं, तापीय या ऊष्मीय धातु कर्म और जलीय धातु कर्म। कॉपर के लिए अपन दोनों विधियां काम में लाते हैं। अब अपचयन किससे कराते हैं? देखो, ये जो मैग्नीज और क्रोमियम है इसका अपचयन कराते हैं एल्यूमिनियम द्वारा। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। जिंक का, आयरन का और टिन का कार्बन द्वारा अपचयन कराते हैं। और ये जो कॉपर है, लेड है और जो मरकरी है, इनका स्वतः अपचयन होता है। तो तापीय धातु कर्म में अपन क्या करेंगे? कोई अपचायक द्वारा अपचयन कराएंगे। तो क्रोमियम मैग्नीज के लिए अपचायक लेंगे एल्यूमिनियम। अच्छा, इनका स्वतः अपचयन हो जाता है
किसका, लेड, कॉपर और मरकरी का, क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं तो एक अच्छे ऑक्सीकारक हैं, इनका खुद का सल्फाइड ही इनके ऑक्साइड को अपचेद कर देता है, बाहर से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके लिए आयरन, टिन और लेड, सॉरी जिंक, आयरन और टिन के लिए कार्बन अपचयन विधि काम में लाते हैं। लेड के लिए भी कार्बन अपचयन कराते हैं अगर लेड का परसेंटेज अयस्क में कम है तो ये जो टोटल अपनी, जैसे ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हैं उनके लिए कौन सी विधि किसके लिए काम में लाएंगे इससे पता चल जाएगा। ऊपर वाली धातुएं खुद ही प्रबल अपचायक हैं, इसलिए इनका अपचायक द्वारा अपचयन नहीं करा सकते, तो विद्युतीय अपचयन। ये तापीय धातु कर्म में पहले ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्साइड का अपचयन कराते हैं, स्वतः अपचयन करा लो, कार्बन द्वारा करा लें, एल्यूमिनियम द्वारा करा लें, वो तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। और इनके ऑक्साइड बन नहीं पाते, अस्थायी होते हैं, उच्च ताप पर बनते तो हैं, उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं, तो इसलिए इनके लिए जलीय धातु कर्म। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युतीय धातु कर्म। तो इस विधि में अपन विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको विद्युतीय धातु कर्म कहते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। मैं यहाँ दो धातुओं की धातु कर्म की विधि इसमें पढ़ा रहा हूं। एक सोडियम का निष्कर्षण, इसमें जो प्रयोग में सेल लाते हैं उसे कहते हैं डाउन सेल। तो ये डाउन सेल प्रोसेस कहलाती है। इसमें जो स्टील का बर्तन है वो कैथोड का काम करता है। कैथोड यानी ऋण ध्रुव, और कौन काम करता है ऋण ध्रुव का या कैथोड का, स्टील का पात्र। दूसरा, विद्युत अपघटन कराने के लिए एनोड लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे, कैथोड एनोड। और एनोड का काम करता है कौन, ग्रेफाइट की छड़ें। और तीसरा, विद्युत अपघट्य। तो वैसे तो NaCl लेंगे, और कैसा लेंगे, पिघला हुआ, पानी नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो आपको कैथोड पर सोडियम नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी। NaCl का क्या रहता है, गलनांक बहुत ज्यादा रहता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। और इस ताप पर अगर सोडियम अगर अपन को मिलता है तो वो वाष्प अवस्था में मिलता है, क्योंकि सोडियम का गलनांक कम है, NaCl का ज्यादा है। तो उसको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है वाष्पों को, और वाष्पें अगर वायु के संपर्क में आ जाए तो सोडियम तो बहुत क्रियाशील है, वायु से क्रिया कर देगा ऑक्सीजन से। तो इसलिए इसका गलनांक कम करने के लिए इसमें KCl और CaCl2 मिलाते हैं। ये धातुएं अपन ऐसी लेते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम से ऊपर आए, उन्हीं के क्लोराइड लिए। क्लोराइड तो मैंने कॉमन ले लिया। धातुएं ऐसी मिलाते हैं या ऐसे क्लोराइड मिलाते हैं, ऐसी धातुओं के क्लोराइड मिलाते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आए, क्योंकि इनका अपचयन विभव कम होगा तो इनका अपचयन नहीं होगा, इसका अपचयन हो जाएगा। ये क्या काम करते हैं दोनों, एक तो गलनांक कम कर देंगे और चालकता को बढ़ा देंगे। गलनांक कैसे कम करेंगे, कैल्शियम और पोटेशियम आयन जो हैं वो सोडियम आयन के जालक के बीच में फंस जाएंगे, और पोटेशियम आयन का आकार बड़ा है, बड़े आकार के जब आयन फंसेंगे तो जालक ऊर्जा को कम कर देंगे इसकी, तो इससे गलनांक कम हो जाएगा। और ये ज़्यादा आयनित होंगे, ज़्यादा मात्रा में आयन देंगे तो चालकता बढ़ जाएगी।
विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl टूट जाएगा, किसमें, Na धनायन में और Cl ऋणायन में, ये भी टूटेंगे। आपको विलयन में Na धनायन के धनायन Cl ऋणायन मिलेंगे, लेकिन Na धनायन ही जाकर के कैथोड पर और अपचयित होगा, क्योंकि उसका अपचयन विभव ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैथोड पर क्या मिलेगा आपको, तीनों में से Na धनायन के धनायन और कैल्शियम आयन में से, वैसे भी ये तो थोड़ी मात्रा में मिलाएंगे, Na, और एनोड पर किसका ऑक्सीकरण होगा, एक ही है अपने पास, Cl माइनस ही है सब में, Cl माइनस का ऑक्सीकरण हो जाएगा और क्लोरीन गैस मिल जाएगी। दूसरी विधि है मैग्नीशियम का निष्कर्षण। इसको कहते हैं DOW, डाउज या डाउज प्रोसेस। इसमें भी कैथोड किसका लेते हैं, स्टील का पात्र लेते हैं, एनोड इसमें ग्रेफाइट की छड़ें लेते हैं, विद्युत अपघट्य MgCl2 लेते हैं, लेकिन इसके गलनांक को कम करने के लिए NaCl और CaCl2 मिला देते हैं। ये दोनों क्या काम करते हैं, ये भी पिघला हुआ ही लेते हैं, जली विलयन नहीं लेंगे। जली विलयन लेने पर तो फिर कैथोड पर हाइड्रोजन मिल जाएगी, जल का जाकर के वहां अपचयन हो जाएगा। ये दोनों क्या करते हैं, गलनांक को कम करते हैं, एक तो ये, और चालकता को बढ़ा देते हैं। वही MgCl2 का विद्युत अपघटन होगा, Mg2 धनायन में और क्लोराइड आयन में। Mg2 धनायन कहाँ जाएंगे, कैथोड पर, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयित हो जाएंगे। वही सिद्धांत लगेगा, दोनों तीनों आयन है ये, पर ये ऊपर आते हैं तो इनका अपचयन विभव कम है, इनका अपचयन नहीं होगा। और एनोड पर क्लोराइड आयन जाएंगे और ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो ये दो विधियां अपन ने केवल विद्युतीय धातु कर्म में पढ़ी हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जलीय धातु कर्म। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।